कटारे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं सिलसिला और सबसे पहले बात बांग्लादेश की, जहां भड़की हिंसा के बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ, इसकी स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जाती रही है। दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना से वहां के कट्टरपंथी नाराज चल रहे थे, इसकी वजह से उनके खिलाफ साजिश रची जाने लगी और फिर छात्र आंदोलन के रूप में साजिश को आगे बढ़ाया गया। नतीजा यह रहा कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सुरक्षा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश का आरक्षण आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस आंदोलन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। ऐसे में बांग्लादेश में चल रहा आरक्षण आंदोलन शुरू क्यों हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में आरक्षण की कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की। 1972 से जारी आरक्षण व्यवस्था में अनारक्षित कोटा 44% रखा गया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण दिया गया। पिछड़े जिले से आने वाले लोगों को 10%, महिलाओं को 10%, धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को 1% कोटा दिया गया। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। सरकार के इन दोनों फैसलों का बांग्लादेश की जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन बांग्लादेश में भूचाल 2 महीने पहले आया, जब जून में हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने 2018 में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के सरकार के फैसले को भी गैर कानूनी बताया। इस अदालती फैसले के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। मामले ने तूल और तब पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दी। बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। इक्कीस जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की एक नई व्यवस्था दी, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए अब केवल 5% नौकरियां आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों या दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि ये योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे, यानी 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आंदोलन और भी तेज हो गया, क्योंकि बात अब आरक्षण खत्म करने की मांग से कहीं आगे निकल चुकी थी। छात्र संगठन और शेख हसीना सरकार आमने सामने थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकी करार दे दिया, तो छात्र संगठनों का आरोप था कि सरकार ने अपने समर्थकों को खुश करने के लिए 30% आरक्षण व्यवस्था को कानून के रास्ते लागू करने की साजिश रची। इसके बाद से ही छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सुरक्षा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा।
और अब बात वक्फ बोर्ड की। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जाएगा। इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। हालांकि संशोधन की सुगबुगाहट के बीच इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। दुनिया के 50 देशों की जितनी जमीन है उतना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। बड़े बड़े 20 लैंड भूखंड दे दिए जा रहे हैं, ये भी घोटाला है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर क्या कानूनी बुलडोजर चलाने वाली है? देश की राजनीति में यह सवाल साइक्लोन बनकर इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार बोर्ड के अधिकारों में 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन कर सकती है और इसके लिए विधेयक को 2 अगस्त यानी शुक्रवार को ही मंजूरी दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक में वक्फ बोर्ड को बेहिसाब ताकत देने वाली कुछ धाराएं निरस्त की जा सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी कटौती उस अधिकार में होगी जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार देता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार इसी हफ्ते राज्यसभा में बिल ला सकती है और खबर यह भी है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से पहले सरकार ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी बात की है। इस बिल को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस बिल का आना जरूरी है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। अगर आप एरिया वाइज देखिए तो भारत में दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उससे कम है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहली बात तो पूरी तरीके से भेदभाव करता है। जब भारत में हमने सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, 1 नेशन 1 लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। वक्फ बोर्ड जैसा विधान और किसी के लिए नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। ये जो है इसमें सबसे अधिक जो पीड़ित हैं वो गरीब मुसलमान हैं, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं। ये एक्ट आएगा तो उसका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद ही आप उसको ले सकेंगे। अभी वक्त में इतने घपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। मुस्लिम बोर्ड कह चुका है कि ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार RSS के एजेंडे पर चल रही है और सरकार की नजर मस्जिदों और दरगाहों की जमीन पर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। बदलाव के पीछे जो मंशा है, जो जाहिर की गई है, वो ये है कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज़ का वेरिफिकेशन करेंगे। कोई वक्फ बोर्ड के कहने से कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है मान नहीं लिया जाएगा। देखिए, असल में ये वक्फ जो होता है ज़मीन किसी भी काम के लिए, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो या चैरिटी के लिए हो, वो कोई आदमी करता है, कोई फ़र्द करता है, कोई ख़ानदान करता है। देखिए, जिस तरह का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह की इनकी कार्य प्रणाली रही है, सबको इनके हर हरकतों से सबको संदेह होता है। इसलिए सरकार को पहली बात इस बात को सदन के अंदर ही कहनी चाहिए। बाहर मंत्री लोग बोलते हैं, ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। जब बिल आ जाएगा विस्तार से तो हम इस पर चर्चा करेंगे।
वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर यह भी है कि संशोधन की लिस्ट में ऐसा संशोधन भी है जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ पुराने विवादों की फिर से सुनवाई का रास्ता भी खुल सकता है। वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि पिछली सरकारों में मिली असीमित शक्तियों की वजह से वक्फ बोर्ड ने कानून के खिलाफ मंदिर, गुरुद्वारों की जमीन पर कब्जा किया। आम आदमियों की जमीन से लेकर गांवों की जमीन पर भी वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक वक्फ की ऐसी ही मनमानियों पर सरकार संशोधन वाला ब्रेक लगाने जा रही है। और अब खबर अयोध्या गैंगरेप से जुड़ी हुई। अयोध्या गैंगरेप की घटना में समाजवादी पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, आखिर एसपी आरोपी मोहित को बचा क्यों रही है? तो अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद भी अब डीएनए की मांग पर अड़िग हैं। यहां तक इस मांग को लेकर अखिलेश को अब कांग्रेस का भी साथ मिल चुका है। यानी एक तरफ बीजेपी आरोपी मोहित पर सख्त एक्शन की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी अब भी मोहित खान को पार्टी में बनाए रखना चाहती है। हमें उस बालिका के भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो। समाजवादी पार्टी जब पावर में रही है तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है। डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। अयोध्या का गैंगरेप कांड, जिसका आरोपी समाजवादी पार्टी का एक्टिव नेता है, जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद से है। उस पार्टी पर आरोपी मोहित को बचाने का आरोप लगा है। बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है और निश्चित तौर पर एक मत्स्य कन्या का शीलहरण हुआ है और इस मत्स्य कन्या के शीलहरण को बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। ये पार्टी ने उनको आश्वस्त किया है। हमें उस बालिका के भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है। अयोध्या कांड के बाद योगी सरकार पूरे एक्शन में है, तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पोस्टर वॉर हो रहे हैं और डीएनए टेस्ट की मांग पर निशाना साधा जा रहा है। अयोध्या कांड में सियासी बयानबाजी के बीच जहां अवधेश प्रसाद के पास सफाई देने के अलावा कुछ नहीं बचा, तो वहीं समाजवादी पार्टी को अब कांग्रेस का साथ मिल गया है। जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है। ये राजनीति का विषय नहीं, शुद्ध आपराधिक विषय। सर, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवशील हैं। अब उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा, उनके पास कोई स्रोत होगा तो वो उन्होंने डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट की राजनीति पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है और ये पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देती आई है। हालांकि अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग पर अडिग हैं। जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये? इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है। जो गुंडेपन पे है, जो असामाजिक तत्वपन पे है, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे बलिया हो, चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है।
जितनी निंदा की जाए कम है। और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे। चूंकि अयोध्या हमेशा से सियासत के केंद्र में रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश में है। बहरहाल सवाल ये उठ रहे हैं कि मोईद खान के खिलाफ समाजवादी पार्टी अब तक एक्शन क्यों नहीं ले पाई। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अब तक पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिला। क्या डीएनए की मांग से इस केस को उलझाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल भले ही बीजेपी की तरफ से उठाए गए हों, लेकिन जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। राज्यसभा में आज मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। किसानों के मुद्दों पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दिग्विजय सिंह के बयान पर शिवराज इस कदर भड़क गए कि उन्होंने यह तक कह दिया, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मैं केवल विषय को बोलना चाहता था। आप चुप रहे, अभी मैं छेड़ा जी सुन ले। साहब जी दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने। आमतौर पर शांत दिखने वाले शिवराज सिंह चौहान का आज रौद्र रूप देखने को मिला। राज्यसभा में मध्य प्रदेश के दो पूर्व सीएम के बीच किसानों के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान शिवराज ने ये तक कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। दरअसल सदन में किसानों के सुसाइड के मुद्दे पर घेरते हुए दिग्विजय सिंह ने कृषि मंत्री को घेरा। साथ ही एमपी में किसान कर्ज माफी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। माननीय कृषि मंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूं। वो एक आदत से लाचार है, झूठ बोलने के आदी है। मध्य प्रदेश में धक गया, लेकिन अब वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दिग्विजय के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के शासनकाल में किसानों पर चली गोली की पूरी फहरिस्त गिना दी। इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते, इनके साथ जो दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं बनाई। एमएसपी को लेकर कृषि मंत्री को घेरने की कोशिश हुई थी, लेकिन राज्यसभा में शिवराज ने जब बोलना शुरू किया तो खूब बोले और कांग्रेस को उसकी चाल पर घेर कर रख दिया। बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, लेकिन तब भी शिवराज सिंह ने उन पर खूब निशाना साधा। दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, सुन के जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 6 किसान मारे गए 12 जनवरी 1998। और अब बात मौसम की। मौसम ने अपना मिजाज क्या बदला। एमपी और छत्तीसगढ़ में बारिश से हाहाकार मच गया। नदी, नाले, बांध सब लबालब हैं और हादसों को बुलावा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिंदगी पर बारिश के आफतकाल का साया है। कहीं कहीं तो लोग सैलाब में बहकर जिंदगी तक गंवा रहे हैं। क्या है एमपी में बारिश के हालात, रिपोर्ट देखिए। कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चाहे पहाड़ हो या मैदान, आप जहां नजर डालेंगे सैलाब के सितम की डराने वाली तस्वीर देखेंगे। कहीं डैम का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि स्थितियां बिगड़ने लगी हैं, कहीं पानी के तेज बहाव में लोग बह रहे हैं। एमपी के अलग अलग शहरों में सैलाब आया है। यूं कहिए कि जिंदगी पर जल का प्रहार हुआ है। सबसे पहले हम आपको दमोह के बटियागढ़ ब्लॉक के सेमरा कछार गांव की तस्वीर दिखाते हैं, जहां नदी में 2 युवक मछली पकड़ने गए थे। बारिश के बाद देखते ही देखते नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि ये दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत ये रही कि दोनों युवक टीले में जाकर फंस गए और इसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।
रात को लगभग 4 बजे हमने पगरा डैम के गेट 2 गेटों को बंद कराया, जिससे पानी का बहाव कुछ कम हुआ। पानी का बहाव कम होते ही हमने तत्काल मोटर बोट पानी में उतारी और दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया। श्योपुर में भी भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। पार्वती नदी में पानी की धारा जिंदगी पर आफत बन गई है। भारी बारिश के चलते सुंडी गांव टापू बन गया है और इसमें करीब 300 लोग फंस गए हैं। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। कुदरत का कहर रायसेन में भी देखने को मिला। लगातार बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बांध के गेट खोले जाने के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। दरअसल बरगी बांध का गेट खुलने के बाद से बरेली बाड़ी के कई गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन निचली बस्तियों में खासी नजर बनाए हुए है। साथ ही जलभराव की स्थिति में सरकारी भवनों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। मिनी कश्मीर कहे जाने वाले अमरकंटक में लगातार बारिश से खुशनुमा मौसम देखने को मिल रहा है। पवित्र नगरी मां नर्मदा उद्गम अमरकंटक में 48 घंटे से बारिश हो रही है। देश दुनिया से आए धार्मिक पर्यटक अमरकंटक में बारिश का मजा ले रहे हैं। आसपास के माहौल में एक अलग तरह की खुशी है। पर्यटक और श्रद्धालु इस पल का आनंद ले रहे हैं। अमरकंटक में तो मुझे आके ऐसा लगा है जैसे मिनी कश्मीर या स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बाहर जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा तो मौसम ही हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। बहुत शानदार मौसम, पवित्र नगरी, बहुत मजा आ गया। बारिश के आफत काल में मैहर में रौद्र नजारा दिखा। जलस्तर बढ़ने के बाद अमीलिया बांध फूट पड़ा। बांध फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। दर्जनों गांव और शहर के बीच संपर्क पूरी तरह से कट गया। पानी का सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। कुदरत का ऐसा नजारा दिखा मानो पानी का प्रलय आ गया हो। एमपी में हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर 13 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। नर्मदा खतरे के निशान के ऊपर है और जिंदगी बारिश के आफत काल में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन चलेंगे, जहां अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 1500 डमरू एक साथ बजे और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ डमरू बजाने का रिकॉर्ड बनाया गया। डमरू बजाने के लिए शिव भक्तों ने खास तैयारियां की थीं। उनकी तैयारी ने भी रंग दिखाया। ये उत्साह, ये उमंग, भक्ति से लबरेज शिव भक्त। यह अद्भुत नजारा महाकाल के नगर उज्जैन में दिखा, जब 1500 डमरू वादक भस्मारती की धुन पर डमरू बजाते नजर आए। एक तरफ डमरू की धुन, दूसरी तरफ शंखनाद। ऐसा लग रहा था कि भगवान शिव धरती पर उतरने वाले हैं। आपको बता दें कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सावन महीने के तीसरे सोमवार को निकलने वाली महाकाल की तीसरी शाही सवारी के दिन डमरू वादन में विश्व रिकॉर्ड रचने के लिए प्रेरित किया था। महाकाल आज पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन है। भगवान महाकाल का डमरू पूरे विश्व के अंदर आज रिकॉर्ड बनाया है। आज का दिन, सोमवार का दिन, बाबा महाकाल के दरबार में जो हुआ है वो ऐतिहासिक क्षणों के अंदर, इतिहास के अंदर लिखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार प्रत्येक सवारी में कुछ न कुछ नया किया जा रहा है। बाबा महाकाल के चरणों में आज एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है डमरू वादन का। यहाँ पर 1300 से अधिक लोगों ने उपस्थित होकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित। इसके बाद भोपाल और उज्जैन के डमरू वादक की टीम महाकाल लोक के शक्तिपथ और सवारी में विशेष प्रस्तुति देकर इतिहास रचने पहुंची। 1500 डमरू वादक महाकाल लोक के शक्तिपथ पर 10 मिनट तक लगातार डमरू बजाते रहे। इस दौरान पूरा उज्जैन नगर डमरू की धुन पर गूंज उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर असरदार में बस इतना ही। नमस्कार।